हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। कैंसर रोगियों को तरह तरह के शारीरिक लक्षण दिखते हैं, जैसे कि दर्द, सांस फूलना, खून का रिसाव, पेशाब करने में तकलीफ, दस्त, पानी की कमी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे भोजन निगलने में तकलीफ, नींद ना आना, चिंता, डिप्रेशन। इसके साथ साथ उनको मानसिक परेशानियां भी होने लगती हैं। तो किस तरह से हम इस परेशानी से निजात पा सकते हैं, इसी विषय पर हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए संजीवनी हॉस्पिटल से हमारे बीच हैं बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश तिवारी। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि क्या है पैलिएटिव केयर। ऐसा बहुत हमने सुना है कि अगर कोई कैंसर पीड़ित है तो ना केवल वो मरीज बल्कि पूरा परिवार जो है वो टेंशन में होता है। तो ये पैलिएटिव केयर ये क्या होता है? सबसे पहले तो मैं IBC 24 का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने संवेदनशील एक टॉपिक को, एक मुद्दे को उन्होंने जनता के सामने रखा है। पैलिएटिव केयर साइंस की एक ऐसी विधा है जो रोगी और उसके परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है, जो कि जीवन के गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो इसमें पेशेंट्स के शारीरिक लक्षणों के साथ साथ जैसे दर्द या सांस फूलना, बार बार उल्टी होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा थकावट या ना खाने की इच्छा, इन सब पे ध्यान देके उनकी शारीरिक तकलीफ़ों को तो दूर किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ हम मरीज के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए, उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, उनके सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट उनके लिए डिज़ाइन करते हैं, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण सुधार हो सके। सर, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं पेन एंड पैलिएटिव केयर के, और सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैंसर का इलाज करने के दौरान आपको क्यों लगता है, क्यों ये ज़रूरी है? जी, जब हम देखते हैं कि कैंसर के तो अपने आप कुछ लक्षण संबंधित होते हैं, जैसे कि दर्द और इत्यादि, सांस में फूलना, कफ होना, बार बार खून का रिसाव होना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, तो ये तो कैंसर से संबंधित कुछ समस्याएं तो हैं। लेकिन कुछ समस्याएं कैंसर के ट्रीटमेंट जैसे कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से भी संबंधित होती हैं। तो ऐसे में उनको ट्रीटमेंट के दुष्प्रभाव में भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं रेडिएशन लेते समय, या कीमो के बाद खून में कमी आ जाती है, या फिर जिसको हम बार बार इन्फेक्शन होता है जिसको फेबल न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं, या फिर पेशेंट्स को कभी कभी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के कारण भी दर्द की अनुभूति होती है। तो ऐसे पेशेंट कभी न कभी ट्रीटमेंट से जुड़ नहीं पाते। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट्स में कैंसर से संबंधित जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाए, उनके लक्षणों को नियंत्रित किया जाए, तो मरीज और उनके परिवारों का कैंसर ट्रीटमेंट में विश्वास भी बढ़ता है, उनके सिम्टम्स भी अच्छे से कंट्रोल रहते हैं तथा वो ट्रीटमेंट से जुड़े भी रहते हैं। तो इस प्रकार से पैलिएटिव केयर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम प्रदान करता है मरीज और उनके परिवारों को, तथा ट्रीटमेंट से जुड़े रहने में तथा ट्रीटमेंट से संबंधित जो विषैले दुष्प्रभाव हैं उनको सहने में मदद करता है। जी सर। सर, अक्सर ये होता है ना कि जैसे ही सुनते हैं कि कैंसर से व्यक्ति पीड़ित है तो आधा तो व्यक्ति खुद ही टूट जाता है उस समय। फिर उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा भयावह होता है। तो ऐसे में पैलिएटिव केयर का उद्देश्य क्या है? किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करते हैं कि इसे इस तरह की केयर करनी चाहिए? देखिए, पैलिएटिव केयर में तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको हम टोटल पेन कहते हैं। 1968 में डैम सेसिली सॉन्डर्स नाम की एक डॉक्टर, जो पहले नर्स थी और पैलिएटिव केयर में सेवा भावना से जुड़ने के पश्चात वो डॉक्टर बनी, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था टोटल पेन, अर्थात संपूर्ण दर्द। पैलिएटिव केयर में हम दर्द को सिर्फ एक शारीरिक तकलीफ के रूप में नहीं देखते, हम इसे मानसिक, इसे आध्यात्मिक, इसे भावनात्मक और इसे सामाजिक पहलुओं के रूप में भी देखते हैं। अगर कोई कैंसर पेशेंट्स कई महीनों से दर्द से गुजर रहा हो तो यह दर्द उसे सिर्फ शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं करता है, यह उसे मानसिक रूप से, यह उसे भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। तो पैलिएटिव केयर में इन सभी पहलुओं पे हम ध्यान देके उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं, जिससे मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होता है। और ये बहुत सारे अध्ययनों में और रिसर्च में ये चीज़ साबित हो चुकी है। तो जब कैंसर डायग्नोसिस होता है तो उस समय पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल करना, जब पेशेंट को कैंसर ट्रीटमेंट मिलता रहता है उस समय उनके ट्रीटमेंट से मिलने वाले विषैले प्रभाव को कंट्रोल करना, उनको एक काउंसलिंग से मनोवैज्ञानिक सपोर्ट प्रदान करना, तथा
कभी न कभी ऐसा समय आता है जब ये बीमारी इलाज के दायरे से बाहर चले जाती है, तो ऐसे समय में भी पैलिएटिव केयर उनका साथ नहीं छोड़ता। उनके लक्षणों को, उनके तकलीफ़ों को, उनके भावनात्मक पहलुओं को, उनके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को, उनके आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देकर हम चाहते हैं कि वो जितना एक्टिवली और लाइवली जी पाएँ, हम उनकी मदद करें। जी सर, हम प्रशामक देखभाल की बात कर रहे हैं, तो अब ये पूरा प्रोसेस यदि हमें समझना है कि ये इलाज कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। तो जैसे ही जो कि हमारे संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में जो एक प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, जैसे ही कोई मरीज अगर एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है या कोई पेशेंट जो कि जिसमें लक्षण बहुत सारे हैं, जैसे दर्द होना, खांसी होना, तकलीफ होना, श्वास फूलना इत्यादि, तो ऐसे मरीजों को हम बिना किसी देरी के पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट से कनेक्ट करते हैं, ताकि इन पेशेंट्स में कॉन्फिडेंस बना रहे, इन पेशेंट्स के लक्षण नियंत्रित रहें, ताकि हम मरीज के जीवन में सिर्फ दिन न जोड़ें, उनके दिनों में जीवन भी जोड़ें। जी, ये बहुत खूब आपने कहा, और जीवन की इच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, प्रशामक देखभाल यानी कि पैलिएटिव केयर की जब हम बात करते हैं, तो इलाज के दौरान कौन पात्र है, ये हम कैसे ट्रेस आउट करते हैं? कोई भी पेशेंट, न केवल कैंसर, कोई भी पेशेंट जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसको कि हम लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस बोलते हैं, ऐसे लोग पैलिएटिव केयर से जुड़ सकते हैं, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सके। और न सिर्फ वो इस बीमारी के एडवांस स्टेज में जुड़ें, बल्कि बीमारी के जब डायग्नोसिस होती है तब से जुड़ें, ताकि हम पूरे प्रोसेस के दौरान उनसे जुड़े रहें, उनका सपोर्ट इंश्योर करें, ताकि ऐसे मरीज जब इनकी बीमारी लाइलाज हो जाती है तो ये मरीज अबेंडन फील ना करें। और पैलिएटिव केयर में हम सिर्फ मरीजों को केंद्र बिंदु में नहीं रखते हैं, हम उनके परिवार को भी केंद्र बिंदु में रखते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ के केंद्र बिंदु में सिर्फ मरीज नहीं, उनका परिवार भी रहना चाहिए। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मेंटल सपोर्ट जो परिवार से उनको चाहिए होता है, वो उसी तरीके से मिल सकता है। सर, कई बार ऐसा होता है ना, व्यक्ति पहले से ही डिसाइड कर लेता है भाई कि मुझे तो यही वाला उपचार चाहिए, तो ये उपचार के लिए कौन पात्र नहीं है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, हमें प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी अपने जीवन में पैलिएटिव केयर की आवश्यकता पड़नी ही है। तो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट वो हैं जो किसी एडवांस इलनेस को फेस कर रहे हों, या जिनमें बहुत सारे लक्षण हों जो कि बीमारी को दिशा निर्देशित करते हुए उपचार लेने के बावजूद भी नियंत्रित नहीं हो रहे हैं। तो इसमें हर मरीज जो आध्यात्मिक रूप से, जो सामाजिक रूप से, जो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से परेशान है, वो पैलिएटिव केयर से जुड़ सकता है। तो इसमें एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी की वैसे कोई प्रासंगिकता नहीं है। जी सर, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो दिमाग में एक बात रहती है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या ये जो केयर हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो क्या कोई दुष्प्रभाव इसका है? देखिए, पैलिएटिव केयर में सर्टेनली हम कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, खासकर पेन मैनेजमेंट में, जिसको हम ओपियोइड्स के नाम से जानते हैं। इन ओपियोइड्स के कुछ संभवतः दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन हम इन दुष्प्रभावों को पहले से ज्ञात करके साथ में पहले से ही दवाई देके रखते हैं, तथा बहुत साक्ष्य पे आधारित और बहुत साइंटिफिक ढंग से इस ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं, ताकि दुष्प्रभाव कम से कम हो। तो जैसा कि हम जानते हैं, ओपियोइड से संबंधित बहुत सारे अंधविश्वास हैं, मिथ्स हैं, न केवल पेशेंट्स के बीच में बल्कि डॉक्टरों के बीच में। लेकिन पैलिएटिव केयर जो एक्सपर्ट होते हैं, वो इन ओपियोइड को यूज करने में एक्सपर्ट होते हैं, वो इनका उपयोग अपने डेली प्रैक्टिस में करते हैं। तो दुष्प्रभाव के जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत टेम्पररी होते हैं और उनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि मरीजों के बीच में भी भ्रांति होती है, परिवारजनों के बीच में होती है, डॉक्टर्स के बीच में भी होती है, तो उपचार के बाद जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, वो क्या कहते हैं? देखिए, उपचार के बाद गाइडलाइंस अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी करके एक संस्था है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पैलिएटिव केयर के इंटीग्रेशन के बारे में बात की हुई है। वो कहते हैं कि कोई भी एडवांस कैंसर जो जिनमें बार बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही हो, या फिर जिनमें अनकंट्रोल सिम्टम्स हों, या फिर हॉस्पिटल स्टे 7 दिन से ज़्यादा का हो, और कीमोथेरेपी के अलावा बाकी और किसी रीज़न से हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही हो, तो ऐसे मरीजों को पैलिएटिव केयर से इंटीग्रेट जरूर करना चाहिए। खासकर जब पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल सेटिंग में मिलता है, तब हम ये प्लान करते हैं कि पेशेंट सेफ और इफेक्टिवली घर में भी रहे। तो ऐसे पेशेंट के लिए होम केयर प्लानिंग होती है। पैलिएटिव केयर साइंस की ऐसी विधा है जो जरूरी नहीं है सिर्फ अस्पताल में दी जाए, यह अस्पताल में, किसी नर्सिंग होम में, घर में, या किसी कम्युनिटी केयर सेंटर में भी एप्लीकेबल है।
तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अस्पताल में दी जाए। हमारे बहुत सारे मरीज हैं जो कि होम बेस्ड केयर में एनरोल्ड हैं और उनको हम घर में ही पैलिएटिव केयर प्रदान करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं, खासकर एडवांस स्टेज के कैंसर और डिमेंशिया वाले पेशेंट, क्रोनिक किडनी डिजीज और ILD वाले पेशेंट जो कि बार बार अस्पताल नहीं जाते। तो ऐसे मरीजों को हम घर में जाके देखते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। तब जब इनकी जो अवस्था है घर में मैनेज नहीं होती, तभी हम इन पेशेंट्स को एक शॉर्ट एडमिशन के लिए अस्पताल बुलाते हैं, जहां हम उनके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं तथा पुनः ये चीज़ इंश्योर करते हैं उनको फर्दर केयर घर में मिले। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से घर पर भी केयर किया जा सकता है। और भी सारी जिज्ञासाएं मन में हैं, उनका भी निदान हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेल्थ गुरु में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पैलिएटिव केयर की और डॉक्टर अविनाश तिवारी संजीवनी से हमारे बीच हैं। डॉक्टर साहब, अब ये जानना है कि भारत में यदि हम इलाज की बात करें तो सबसे पहला सवाल तो हर एक भारतीय के मन में होता है, कीमत क्या होगी, कितना पे हमको करना होता है, इस विषय में कुछ जानकारी दें। देखिए, जब हम पैलिएटिव केयर की बात करते हैं तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, और जब पहले बीमारी डायग्नोस होती है या मरीज का जब इलाज चलते रहता है तो ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सपोर्ट के रूप में काम करता है। लेकिन जब बीमारी इलाज के दायरे से बाहर होती है तो ये मेन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो हम इसमें अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देखें तो पैलिएटिव केयर में हम सिर्फ मरीज के शारीरिक तकलीफ़ों या बाकी तकलीफ़ों को कम करने की बात नहीं करते, हम उनके आर्थिक पहलुओं पर भी फोकस करते हैं। अगर किसी मरीज का लक्षण कंट्रोल है, उसको होम बेस्ड केयर दिया जा रहा है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता कम से कम पड़े, इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है, तथा हम यह सुनिश्चित करें कि इन पेशेंट्स को अपने लास्ट फेज ऑफ लाइफ में कोई आक्रामक ट्रीटमेंट, अनएथिकल, अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट ना मिले। अगर हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं तो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स के जो फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं वो एड्रेस होते हैं। अच्छा, 2015 में लीन फाउंडेशन ने इकोनॉमिस्ट ग्रुप के साथ एक रिसर्च किया, जिसमें कि हम बहुत पिछले पायदानों पे हैं क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स में। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो अपने जीवन की अंतिम अवस्था ICU में गुजार रहे हैं। हर साल भारत में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को एंड ऑफ लाइफ ICU में मिलता है। ये पेशेंट अनसाइंटिफिकली इंटुबेटेड रहते हैं या वेंटिलेटरी सपोर्ट में जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में जहां सिर्फ कंफर्ट केयर, एक डिग्निफाइड केयर और सिर्फ सिम्टम केयर की बात हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को अनसाइंटिफिकली मैनेज नहीं करना चाहिए। तो ये आर्थिक पहलुओं में पैलिएटिव केयर के इंटीग्रेशन से काफ़ी मदद मिलती है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से हम आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं पैलिएटिव केयर के माध्यम से। पैलिएटिव मेडिसिन की यदि हम बात करें तो क्या सिर्फ टर्मिनल पेशेंट को ही ये दिया जाता है? देखिए, बहुत सालों तक पैलिएटिव केयर एक केयर फॉर्म के रूप में कम्युनिटी में रहा। 2012 में इसमें MD कोर्सेज स्टार्ट हुए। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी ने मिल के इसके कोर्स को तैयार किया, तथा जब पैलिएटिव केयर में साक्ष्य आधारित और तर्क आधारित विज्ञान जुड़ जाता है तो वो पैलिएटिव मेडिसिन बन जाता है। तो इसकी प्रासंगिकता सिर्फ टर्मिनल पेशेंट्स में नहीं है। जब भी किसी मरीज को कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या गंभीर बीमारी डायग्नोस होती है, तब से पैलिएटिव केयर शुरू होता है, उसके ट्रीटमेंट के दौरान जुड़ा रहता है, तथा जब उसका डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तब भी पैलिएटिव केयर उससे जुड़ा रहता है, और तथा जब मरीज इस संसार में नहीं रहता तब भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के रूप में एक मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को एक भावनात्मक सपोर्ट देने के लिए पैलिएटिव केयर के उससे जुड़ा रहता है, जिसको हम बेरीमेंट सपोर्ट के रूप से जानते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि पैलिएटिव केयर में सिर्फ मरीज नहीं, उनके रिश्तेदार भी केंद्र बिंदु में होते हैं। जी, मौत जो है वो सुनिश्चित है, हर किसी को एक ना एक दिन जाना है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करना और उसके साथ डील करना बहुत कठिन हो जाता है सर। फिर पैलिएटिव मेडिसिन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है, केयर जो है वो कहीं ना कहीं परिजनों को सशक्त बना रहा है। तो यदि मैं बात करूँ पैलिएटिव मेडिसिन की, तो क्या कैंसर पेशेंट को ही ये दिया जाता है?
जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादातर हमारे देश में पैलिएटिव केयर को कैंसर पेशेंट्स में ही इंटीग्रेट करके रखा जाता है, लेकिन हम बाकी देशों में देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो पैलिएटिव केयर की प्रासंगिकता कैंसर जैसे अन्य बीमारियों में है जो कि लंबी चलती हैं, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जिसमें कि बहुत ज़्यादा कफ और ब्रेथलेसनेस की समस्या होती है, उसमें पैलिएटिव केयर एक अच्छा ऑप्शन है। और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गए, डिमेंशिया कंडीशन हो गए, फ्रेलिटी से और जीर्णावस्था से संबंधित कुछ इश्यूज़ हो गए, तो इन सब में पैलिएटिव केयर प्रासंगिकता है। और इन सब के पीछे अब अध्ययन से यह साबित हो चुका है कि पैलिएटिव केयर इन पेशेंट्स में भी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। जी, व्यक्ति का एक स्वभाव होता है सर, वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और खास तौर पर जब इस तरह की कोई चीज पता चलती है कि उसके अपनों को कि कोई बीमारी है, तो वहां पर तो और ज्यादा व्यक्ति टूट जाता है। तो ऐसे में किस तरह से आप परिजन को मेंटल रूप से सशक्त बनाते हैं? देखिए, हम पैलिएटिव मेडिसिन में बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके से इन इश्यूज़ को हैंडल करते हैं। जब भी किसी मरीज को या उनके परिजनों को ऐसा कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलता है तो वो हर मरीज उस न्यूज़ से कोप अप नहीं कर पाता। तो ऐसे इश्यूज़ को साइंटिफिकली हम कैसे मैनेज करें, इस बारे में जो पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, और ये उनके एक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग भी होता है। तो इसलिए हम सिर्फ एक शारीरिक समस्या पे ध्यान नहीं देते मरीज और उनके रिश्तेदारों के, हम इन पहलुओं पे भी ध्यान देते हैं ताकि ट्रीटमेंट से जुड़ाव सुनिश्चित हो सके, है ना। और दूसरी बात हम देखें तो मरीज के सिर्फ शारीरिक पहलुओं पे ध्यान देके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जा सकता, उनके भावनात्मक पहलुओं पे भी ध्यान देना होता है, उनकी स्कोपिंग इश्यूज जैसे समस्या पे ध्यान देना होता है। तो इस तरीके से पैलिएटिव केयर इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करता है कि कोपिंग मरीज का अच्छे से हो, उनके रिश्तेदार में डिस्ट्रेस लेवल कम हो, जो अनावश्यक चिंताएं हैं उनको हम डील करें और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करें ताकि उनकी जो यात्रा है, उनकी ये जो जर्नी है, ये सुगम्य हो सके। जी सर, जहाँ पर सर जॉइंट फैमिलीज है वहाँ पर तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट भी करता होगा, पर जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जहाँ पर दो ही लोग हैं, वहाँ पर किस तरह से ये काम करता है? देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। पैलिएटिव केयर हमेशा शेयर डिसीजन मेकिंग में बिलीव करता है। शेयर डिसीजन मेकिंग मतलब साझा निर्णय। अच्छा, जिस साझा निर्णय में डॉक्टर अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंफॉर्मेशंस पेशेंट और उनके फैमिली के सामने रखता है, पेशेंट और फैमिली के कंसर्न्स को जानता है, और ये दोनों जब आमने सामने बैठ के बीमारी के गोल्स ऑफ केयर के बारे में चर्चा करते हैं तथा मरीज के हित में जो सर्वोत्तम निर्णय होता है उसको हम लेते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि ये निर्णय ही एग्जीक्यूट हो, ये निर्णय ही फॉलो हो। तो इस प्रकार से हम अनसाइंटिफिक और अनएथिकल ट्रीटमेंट से मरीज और उनके परिवारों को बचाते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से शेयर और केयर करना हमें सीखना होगा। सर, एक और प्रश्न उठता है यहाँ पर कि पैलिएटिव केयर की जब हम बात कर रहे हैं तो अब संजीवनी हॉस्पिटल के बारे में यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है? देखिए, संजीवनी अस्पताल हमारे राज्य का पहला अस्पताल है जहाँ पर स्पेशलिटी पैलिएटिव केयर यूनिट है। तो हम मरीज को जब डायग्नोस होता है तब से ही पैलिएटिव केयर टीम से जुड़े रखते हैं ताकि ऐसे मरीजों में ट्रीटमेंट के प्रति आत्मविश्वास बना रहे, और जब उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है तब भी हम इन मरीजों से बीच बीच में मिलते रहते हैं, इन्हें सलाह देते रहते हैं ताकि इनका ट्रीटमेंट से जुड़ाव बना रहे। उनके लक्षणों को, दर्द को या ट्रीटमेंट के कुछ दुष्प्रभाव को पहले से ही जानकर उसको असेस करके उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बाकी पेशेंट्स जिनमें पैलिएटिव केयर नहीं मिलता काफ़ी अच्छी होती है। तो ये एक स्टेट ऑफ आर्ट इनिशिएटिव है संजीवनी कैंसर अस्पताल का, तथा हमारे डॉक्टर यूसुफ मेमन का एक विज़न है कि हम मरीज के जीवन में सिर्फ दिन न जोड़ें, उनके दिनों में जीवन भी जोड़ें। तो इस उद्देश्य के साथ पैलिएटिव मेडिसिन टीम संजीवनी कैंसर अस्पताल में काम करती है। जी सर, जब टीम की बात होती है सर, तो जितनी बातें हमने आपसे सुनी, क्या इस टीम में कोई साइकोलॉजिस्ट भी जुड़ा हुआ है? तो पुनः धन्यवाद करूंगा, क्योंकि पैलिएटिव केयर एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क है। मतलब इसमें सिर्फ रोल एक चिकित्सक का नहीं है, इसमें पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट होते हैं, इसमें पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, एक्सपर्ट नर्स होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, मेडिकल सोशल वर्कर होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं। तो ये टीम वर्क है और ये टीम वर्क से ही हम पेशेंट्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुनिश्चित कर सकते हैं।
जी सर, आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स का जो ग्रुप होता है ना, वो हॉस्पिटल्स में जाकर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, या उन्हें लगता है, कुछ एनजीओज को ये लगता है कि हम इस तरह का कोई सहयोग करें। तो इस तरह की कोई टीम यदि आपसे जुड़ना चाहती है तो उन्हें क्या करना होगा? निश्चित रूप से संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर के अंतर्गत एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। हम चाहते हैं कि ऐसे वॉलंटियर्स सामने आए, क्योंकि इस मामलों में सहायता प्रदान करने वाले वॉलंटियर्स बहुत कम हैं। आप आइए, हम आपको ट्रेन करेंगे। आपके सहयोग से हम पैलिएटिव केयर को छत्तीसगढ़ के कोने कोने में पहुंचाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इसके लिए जो भी मदद हो, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ मेमन सर के दिशा निर्देशन में हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये है सर कि जब हम इस तरह के पेशेंट की केयर करते हैं तो क्या एक डर बना रहता है कि कुछ इन्फेक्शन हो सकता है? क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें तो बहुत स्पेशल कंडीशन में रखा जाता है, तो उनको इन्फेक्शन होने का तो कोई डर नहीं बना रहता। देखिए, कैंसर पेशेंट्स में खासकर जब वो एडवांस स्टेज में होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे में उनमें इन्फेक्शन का रिस्क तो रहता है। लेकिन अगर हम कुछ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें, जैसे कि हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करें, ऐसे पेशेंट्स को में सर्दी खांसी और बुखार वाले मरीजों से थोड़ा सा दूर रखें, और ऐसे मरीजों में थोड़ा खान पान का विशेष ध्यान रखें, तो इन सब चीज़ों से मरीज को बचाया जा सकता है। इन मरीजों को आइसोलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां हम जीवन की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, हम किसी पेशेंट को आइसोलेट करके उसकी जीवन में गुणवत्ता कैसे सुधार कर सकते हैं? तो ऐसे मरीजों में कुछ सावधानी की जरूरत होती है, लेकिन निश्चित रूप से इन पेशेंट्स को हम आइसोलेट या अलग से एकीकृत करके रखना तो नहीं चाहते। जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट, अन्य स्पेशलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इसके अलावा स्पेशल नर्सेस भी होती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, और एक पूरी टीम जो है वो काम करती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि रोगी को मेंटली रूप से सपोर्ट करने का ये काम करती है। हम आशा करते हैं कि जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, आप जरूर पहुंचाइए, जीवन की एक नई राह दिखाइए। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।